Good morning, dear student. This is Sir Kumar. Today I am going to teach you class 9 physics. In this of chapter 2, force and the motion, law of motion. In this chapter, we have already studied about Newton's third law of motion and their application. Today we are going to learn about conservation of momentum. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? संरक्षण मीन्स दैट नथिंग इज बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज़ ना बनाई जाएगी और ना कहीं डिस्ट्रॉय की जाएगी, उससे हम लोग कहते हैं बेटा कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, when the two or more act upon one another, then total momentum remains constant provided no external force are acting। यहाँ कहता है बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जब दो या दो से अधिक वस्तु एक दूसरे के साथ जो है किसी तरह प्रकार से काम करती है, एक्ट करती है, तो उस दौरान टोटल मोमेंटम जो होती है वह भी कांस्टेंट रहती है अगर वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका अर्थ ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार व्हेन ए वन बॉडी गेन्स द मोमेंटम देन द समबडी अदर मस्ट बी लॉस द इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंटम। इसका अर्थ ये हुआ बेटा जब कोई वस्तु जो होती है कोई मोमेंटम गेन करती है तो उस दौरान जो कुछ वस्तु जो दूसरी वस्तु जो होती है उतनी ही मात्रा में आपके मोमेंटम को लूज भी करती है। ये लो जो है आपकी ये चीज़ कहता है कि मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम जो है ना कभी बनाई जाती है ना कभी डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को जो है हम लोग को जो है आपको यहाँ शो करके दिखाना है और आपको भी दिखाना है। तो इस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अर्थ क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के पहले जो उनका मोमेंटम रहा तो मोमेंटम टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम वही रहेगा। सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है और इस चीज़ को हम भी आपको प्रूव करके दिखाने वाले भी हैं। चलो हम प्रूव करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सपोज मान लेते हैं दो बॉडी है, एक बॉडी का नाम है ट्रक और दूसरी बॉडी जो है कार। दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे और कुछ ऐसे कारण में जिससे कार एक दूसरे के साथ टकरा जाती है, दोनों मूव करती है और मूव करती है उनकी अलग अलग स्पीड और वेलोसिटी, जैसे कि फिगर नंबर में देख सकते हैं। फिगर में देख सकते हैं तो यहाँ पे दो आपके जो एक कार है और एक ट्रक है, दोनों जो है सेम आपकी जो डायरेक्शन मूवमेंट कर रही है। ये कार है और ये बस दोनों टकराती है। टकराने के बाद जो है किसी में कुछ मोमेंटम लूज होता है तो किसी में मोमेंटम गेन होता है। जैसे टकराने का कोई वस्तु जो है आपकी धीमी हो जाती है, दूसरी वस्तु तेज हो जाती है, होता कि नहीं होता। इस प्रकार से हम चीज़ कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु टकराती है तो टकराने के दौरान जो वस्तु जितनी मात्रा मोमेंटम को लूज करती है दूसरी वस्तु उतनी मात्रा में मोमेंटम को गेन करती है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं एक वस्तु है जिसका मास क्या है m1 है और उसकी वेलोसिटी क्या है u1 है। दूसरी वस्तु जो कार है उसका जो मास क्या है m2 है और उसकी जो वेलोसिटी है वो u2 यानी इससे वेलोसिटी है। दोनों वस्तुएं जो है टकराती है और टकराने के पहले जो उनका मोमेंटम होता है टकराने के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा। यानी दोनों मोमेंटम यानी m1 u1 प्लस m2 u2 की वैल्यू m1 v1 प्लस m2 v2 के वैल्यू के बराबर होगी और इस चीज़ को शो करना है। ट्रक और कार के टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 u1 और m2 u2। टकराने के बाद बेटा उनका मोमेंटम हो जाएगा m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी उनको मिल जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार बेटा हमें ये चीज़ शो करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 की वैल्यू किसके बराबर है m1 v1 प्लस m2 v। मान लेते हैं कार और ट्रक आपके कोलाइड कर, जैसे आप फिगर में देख भी सकते हो कुछ समय के लिए। इस कोलिशन के दौरान ट्रक की वेलोसिटी और कार की वेलोसिटी में चेंजिंग आती है और उनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v1 और v2। कार की हो जाती है आपकी ट्रक की हो जाती है v1 और कार की हो जाती है v2। सो द मोमेंटम ट्रक जो है कोलिशन के बाद मोमेंटम हो जाएगा ट्रक का वो m1 v1 हो जाएगा और मोमेंटम ऑफ कार जो हो जाएगा बेटा m2 v2 हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिशन के बाद उनका टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ शो करना है कि m1 v1 प्लस m2 v2 यानी आफ्टर टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिशन बी इक्वल टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिशन। ये चीज़ शो करना। तो यहाँ पर शो द मोमेंटम ये हो जाएगा। यहाँ पर शो द मोमेंटम ऑफ द ट्रक आफ्टर द कोलिशन विल बी, कोलिशन के बाद जो है आपका मोमेंटम जो होगा m1 v1 और उसके बाद जो है आपके कार की m2 v2। इस प्रकार से उनका टोटल मोमेंटम हो जाएगा बेटा m1 v1 प्लस m2 v2।
सपोज मान लेते हैं जब वो टकराते हैं तो ट्रक जो है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता है F1 और दूसरा जो है कार भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी F2 अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले हम F1 और F2 को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब कोई वस्तु फोर्स लगाता है तो इस प्रकार से उसमें जो है आपकी एक्सीलरेशन आपकी पैदा होगी। इस प्रकार से एक्सीलरेशन ऑफ कार जो होगा V2 माइनस V1 अपॉन V2 माइनस U2 अपॉन T हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी U2 और कार की फाइनल वेलोसिटी क्या है V2। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, कार का एक्सीलरेशन हो गया। इसी प्रकार से आपका ट्रक का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ट्रक का एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका V1 माइनस U1 अपॉन T। तो इस प्रकार से हम यहाँ फोर्स की वैल्यू जानते हैं। फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार मास इनटू एक्सीलरेशन। सो F1 एक्जेटेड बाय द ट्रक ऑन द कार इज F1 गिवन बाय F1 जो वैल्यू मिलेगा वो M1 M2 मल्टीप्लाई V2 माइनस U2 अपॉन T से, यानी कार का फोर्स हो जाएगा। तो अब इसको बेटा जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो M2 मल्टीप्लाई V2 हो जाएगा M2 V2 और यहाँ माइनस U2 मल्टीप्लाई करेगा M2 के साथ माइनस M2 U2 अपॉन T हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार F2 फोर्स जो कौन लगाएगा? कार लगाएगा। कार रिएक्ट करेगा ट्रक के साथ और रिएक्ट करेगा एक सेशन और कुछ समय के लिए। इस प्रकार से उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी तो एक्सीलरेशन जो कार होगा ट्रक होगा वो हो जाएगा V1 माइनस U1 अपॉन T, यानी फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यानी F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? M1 मल्टीप्लाई V1 M1 मल्टीप्लाई मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास हमारे पास और एक्सीलरेशन की वैल्यू किससे मिलेगी? तो V1 माइनस U1 अपॉन T से। इस प्रकार से दोनों मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन T हो जाएगा। नाउ हम सभी जानते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स कार ने लगाया ट्रक के ऊपर उतना ही फोर्स कौन लगाएगा? ट्रक लगाएगा उसके ऊपर, कार के ऊपर, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। इस प्रकार से F1 की वैल्यू किसके बराबर? माइनस F2 के बराबर। F1 की वैल्यू F1 की जगह पर रख दो और F2 की वैल्यू F2 की जगह पर रख दो। तो F1 की वैल्यू है बेटा आपके पास यहाँ पर है आपके पास M2 V1 माइनस M2 U1 अपॉन T है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रख देंगे M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन T और F2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन T, यानी हो जाएगा यहाँ पर M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन T। यहाँ पर माइनस के साथ नहीं बेटा, इससे हमको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये दोनों T क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास बचेगा M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई का तो माइनस M1 V1 अब प्लस M1 U1 हो जाएगा। देयर आफ्टर यहाँ पे देखो ये माइनस M1 V1 जो होगा ये साइड चेंज करेगा तो इधर माइनस साइड में, इधर क्या हो जाएगा प्लस, और M2 U2 इधर माइनस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इस प्रकार से देखो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिशन है आपका M1 U1 प्लस M2 U2 और आफ्टर द कोलिशन है M1 V1 प्लस M2 V2। इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि कोलिशन के पहले जो मोमेंटम हमारी थी कोलिशन के बाद भी हमारी मोमेंटम वही है। इसका अर्थ ये है कि जितना मोमेंटम एक वस्तु लूज करती है दूसरी वस्तु उतनी अमाउंट में मोमेंटम को गेन भी करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समाप्त होता है और इस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगे, सैम्पल प्रॉब्लम्स जो आप हम सोल्व करेंगे और ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, और इसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो जो भी क्लासेस आएंगी वो आपकी NCERT बेस्ड क्वेश्चन पे होंगी और उसके आधार पर आपको क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करना सिखाया जाएगा। थैंक यू।